तो स्टूडेंट्स अगर अपन बात करें प्रीवियस क्लास की, तो प्रीवियस क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। और उसमें अपन ने डिस्कस करा टाइप ऑफ कंडक्टर, उसके साथ साथ में डिस्कस करा अपन ने क्या उसमें कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कि सर इलेक्ट्रोलाइट्स को क्यों डिस्कस करा, तो उसका रीजन ये था इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करने का कि बिकॉज आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को इस चैप्टर में आगे अपन स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मीनिंग क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो इसके कारण से अपने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी करी कि भाई जितने ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, जितने ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो नंबर ऑफ आयंस जिसमें ज्यादा उसकी कंडक्शन ज्यादा। तो नंबर ऑफ आयंस की मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या रहेगी, ज्यादा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या रहेगी। उसके बाद में एक टर्म आई थी अपने पास इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, तो डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू द सॉल्यूशन into their ions, sorry, dissociation of the electrolytes into their ions। कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को आप वाटर में डिसॉल्व करके इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो तो आयंस, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, और जो आयंस है वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दो लॉ थे, है ना, अपन ने लॉ स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले आपके पास कौन सा था, गिवन बाय फेराडे। फेराडे ने दो लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के। पहला था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा अपन रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखिएगा कि ये आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें आपके पास एक एनोड, एक कैथोड। इसको आपने किससे कनेक्ट करा, बैटरी से। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि आपके पास ये ए बी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये किसमें डिकम्पोज होंगे, ए प्लस और बी माइनस। अपन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये जो आयंस हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। या तो उनका ऑक्सीडेशन होगा या उनका क्या होगा, रिडक्शन होगा। मींस कहने का मतलब ये है कि जो ये आयंस हैं ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी कि अपने ऊपर जो चार्ज है उसको खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स पर सब्सटेंस की कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो डिपेंड करेगा कि आपने इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करी। डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने इसमें क्या करा है, इसमें पास आउट करी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि W। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। Q आपके पास, Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी। I क्या हो गया आपके पास, एम्पियर करंट हो गया, और T आपके पास क्या हो गया, टाइम इन सेकेंड। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी IT। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो अपने पास क्या आया था, ZI। प्रोपोर्शन का साइन हटाए तो अपने पास क्या आ गया, ZIT। दिस Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर आपको Z को डिफाइन करना हो देन I इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, 1 एम्पियर। कंडीशन रख रहे हैं I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, T इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 1 सेकेंड। तो W इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, Z। तो यूं कह सकते हैं कि जब अपन 1 एम्पियर की करंट किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास आउट करते हैं 1 सेकेंड के लिए, तो इलेक्ट्रोड्स पर सब्सटेंस का जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे।
ये अपने पास क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों लॉ फैराडे के थे। ये फर्स्ट लॉ W इज इक्वल टू ZIT है ना। न्यूमेरिकल से आते हैं वो इसी पे आएंगे। W इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएंगे, ZIT। Z की वैल्यू गिवन होगी, I की वैल्यू गिवन होगी, T की वैल्यू ध्यान में रखना। T जो है वो आपके पास किस में रहेगा, सेकंड में। T आपके पास किस में रहेगा, सेकंड में। अगर R में दे रखा हो तो उसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, मिनट में दे रखा हो तो उसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड। तो ये अपने पास था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अपन बात करेंगे अब सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी फैराडे ने दिया था। क्या था देखिएगा, ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है, क्या कंडीशन है, वो दोनों पता होनी चाहिए अपने को। कि एप्लीकेबल होता है ये कि जब आपके पास टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो एक सीरीज में कंबाइन। व्हेन टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर कंबाइन इन ए सीरीज। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इसमें क्या रहेगा आपके पास कि सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए अपने को पास आउट करना। ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके। ये आपके पास इसमें दो इलेक्ट्रोड्स, इसमें भी कौन सा होगा आपके पास, कैथोड और एनोड। ये एनोड हो गया, ये कैथोड। इसमें भी आपके पास क्या होगा, एक एनोड हो गया और आपके पास एक क्या हो गया, कैथोड। ठीक है, ये आपके पास एक दूसरे से कंबाइन सॉल्यूशन। प्लस माइनस प्लस वन, कैथोड एनोड, सॉरी एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। ये आपके पास इस सॉल्यूशन का एनोड और ये अपने पास क्या हो जाएगा, कैथोड। लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वो आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास आएगा वो एनोड, राइट हैंड साइड में जो आएगा वो आपके पास कैथोड। अब बात सुनिए, क्या कहा सेकंड लॉ में कि अगर आप टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए पास आउट करते हो, यानी कि आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सीरीज में कंबाइन। अगर आप इसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो तो डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। Deposited amount of substance is directly proportional to the equivalent weight of substance. This is the second law of Faraday. कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक सीरीज में कंबाइन हो और उसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास आउट करते हो, देन डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। आपके पास E यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। W आपके पास क्या आ जाएगा, डिपॉजिटेड वेट ऑफ सब्सटेंस। जो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होता है, जो कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट होता है, वो हो गया आपके पास। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी E, या अपन यूं कह सकते हैं कि W अपॉन E इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। W अपॉन E इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। या अपन इसको यूं कह सकते हैं W1 अपॉन E1
इज इक्वल्स टू W2 अपॉन E2। W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन E2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, है ना। W2 नीचे आ जाएगा तो E1 कहाँ चला जाएगा आपके पास ऊपर। तो फर्स्ट लॉ आपके पास क्या था कि डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which is passed through the electrolytic solution, means W is directly proportional to the Q। सेकेंड लॉ अपने पास क्या था कि आपके पास क्या होगा कि अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आप सीरीज में कंबाइन करते हो और उसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो, देन डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से कि W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया W2 अपॉन E2। W2 को नीचे लेके जाओ तो E1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास E1 अपॉन E2। आइए आगे चलते हैं इसी में। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपको, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है फर्स्ट लॉ आपको, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस W इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया ZIT। W इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास ZIT, ये फर्स्ट लॉ था। तो फिर मैं यूं नहीं लिख सकता क्या W1 इज इक्वल्स टू Z1 IT एंड W2 इज इक्वल्स टू Z2 IT। W1 is equals to Z1 IT and W2 is equals to Z2 IT। ऐसा लिख सकते हो, बट एक बात बताओ कि आपने I1 और T1 क्यों नहीं करा, I1 और T1 क्यों नहीं करा, I2 और T2 क्यों नहीं करा। तो बच्चा उसका क्या रीजन है, बिकॉज अपन क्या कह रहे हैं I एंड T दोनों आपके पास क्या है सेम। स्टार्टिंग की लाइन देखिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए, यानी कि दोनों के लिए आई की वैल्यू क्या है सेम, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए टाइम की वैल्यू क्या है आपके पास सेम है, तो I1 T1 करूंगा तो फिर बाद में वो लिखना पड़ेगा दैट I1 T1 इज इक्वल्स टू I2 T2, बिकॉज आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो आपके पास क्या आ गया W1 इज इक्वल्स टू Z1 IT, W2 इज इक्वल्स टू Z2 IT, वैल्यू पुट कर दीजिए तो Z1 IT अपॉन Z2 IT इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया E1 अपॉन E2, IT से IT कैंसिल आउट तो क्या आ गया Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू E1 upon E2, or we can say that Z is directly proportional to the, means electrochemical equivalent is directly proportional to the chemical equivalent or equivalent weight। ठीक है ना। तो ये सेकंड लॉ था, दोनों लॉ दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ W is directly proportional to the Q। W मीन्स क्या हो गया, डिपोजिटेड सब्सटेंस, सॉरी डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑन द इलेक्ट्रोड, वो W हो गया। Q क्या हो गया आपके पास, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मींस इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो उसमें कितना अमाउंट इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का, वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक सीरीज में कंबाइन हो, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा क्या होगा कि आपके पास deposited amount of substance is directly proportional to the equivalent weight। W is directly proportional to the E, है ना। W upon E क्या आ गया आपके पास, कांस्टेंट आ गया। W1 upon E1 is equal to W2 upon E2, या W1 upon W2 is equal to E1 upon E2। एक और रिलेशन आ गया अपने पास कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ W is directly proportional to the क्या होता है ZIT, W1 is equal to Z1 IT and W2 is equal to Z2 IT। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास क्या आएगा, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस।
बच्चों एक डेफिनेशन और आ जाती है यहाँ पे ना, क्या है? 1 फेराडे। 1 फेराडे कितना होता है ये अपन देख चुके हैं पहले, जब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि अप्रोक्स 96475, जिसको अपन क्या कंसिडर करते हैं ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी इजी हो जाए, 96500 कूलम। 96500 कूलम। अब है क्या ये 1 फेराडे? ये है बच्चों अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which is required discharge of 1 mole of iron। यानी कि 1 मोल आयन को डिस्चार्ज करने के लिए, या यूं कह सकते हैं अपन कि किसी कोई भी आयन डिस्चार्ज कब होगा? डिस्चार्ज होने की कंडीशन क्या है? डिस्चार्ज होने की कंडीशन ये है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा? जब वो क्या होगा? केटायन। और या वो इलेक्ट्रॉन क्या करे? लूज करे। इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब वो आपके पास होगा एनायन। गेन कब करेगा? जब वो होगा केटायन। केटायन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 गेन करेगा, 3 गेन करेगा, और जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल में। न्यूट्रल मतलब क्या हो गया? डिस्चार्ज। एनायन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज और न्यूट्रल। तो जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने या इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? 1 फेराडे। उसको अपन क्या कहेंगे? 1 फेराडे। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी आयन, और या यूं भी कह सकते हैं फॉर गेन और लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फेराडे। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल मैंने लिखा है, तो यानी कि अपन यूं भी कह सकते हैं कि 1 फेराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 mole of electron is known as 1 फेराडे। अब बात करें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सर माइनस नहीं लगाया, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो अपन माइनस नहीं लेंगे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 1 मोल की बात करें तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग अपने पास ये वैल्यू आएगी, है ना? तो यूं भी कह सकते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फेराडे। या यूं कह सकते हैं कि 1 फेराडे क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी आयन। किसी भी आयन के डिस्चार्ज के लिए आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको अपन क्या कहेंगे? 1 फेराडे। ओके, क्वेश्चन करते हैं अभी। 1 फेराडे 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 1 फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो भी 1 फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो भी 2 फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी। ये ध्यान रखना, है ना? ये चीज अपने को दिमाग में रखनी है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। अपने पास एक बड़ा इजी सा एग्जांपल है, आपकी एनसीईआरटी का भी है ये एग्जांपल, that how much amount of electricity will required for obtaining 20 gram of calcium, 20 gram of calcium from CaCl2, from CaCl2। ये अपने पास क्वेश्चन क्या है, दोबारा बता देता हूँ कि आपको क्या करना है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। किसके लिए?
कि आपको 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम चाहिए, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम चाहिए, किससे चाहिए, CaCl2 से। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी ये आपको बताना। ओके, आपको क्या चाहिए, Ca चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट में आपके पास क्या होना चाहिए, कैल्शियम। रिएक्टेंट में आपके पास क्या है, Ca+2। कि सर आपको कैसे पता चला, तो सबसे पहली बात कि Ca जो है, कैल्शियम जो है, वो जो है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। नहीं पता तो यहाँ देख लीजिए, Ca की वैलेंसी +2। ये नहीं है कि सर Cl को भी लिखने की रिक्वायरमेंट है, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए Ca। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि आपको 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, किससे, CaCl2 से। तो कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तो अपने पास क्या है, Ca+2 से किसका फॉर्मेशन हुआ, Ca का। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कि सर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यानी कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी आपके पास, 2f। 2f कितने ग्राम के लिए हुई, कि सर 40 ग्राम के लिए। अब कई जने कहेंगे सर 40 ग्राम कैसे आया, मैंने कहा कितने मोल किए है, 1 मोल। वेट कितना होता है इसका, Ca का एटॉमिक वेट, तो आपने कहा सर 40 ग्राम। तो 40 ग्राम के लिए 2f की रिक्वायरमेंट है। तो छोटी क्लासों वाली कुछ बात आ जाती है, तो 20 ग्राम के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी आपके पास, 1 है, यानी कि 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। पूरी इक्वेशन करके बताऊंगे आपको कि 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 2f इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा, 2f/40, और 20 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा आपके पास, इंटू 20 करेंगे तो 1f आ जाएगा, यानी कि 96500 कूलाम। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ electricity is required for complete oxidation of complete oxidation of 90 gram of water, 90 gram of water। How much amount of electricity is required for complete oxidation of 90 gram of water? सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक ही काम है कि मोल कैलकुलेट करना है। We have to calculate mole, है ना, for this question। मोल कैलकुलेट नहीं करोगे तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये चीज भी बहुत अच्छी है ना, ध्यान पड़ना चाहिए कि मोल कितने हैं। मोल होगा तो ही रिएक्शन आप अच्छे से लिख पाओगे और आपको पता चलेगा कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं मोल। मोल का फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम। कई जने सोचेंगे कि सर ये मोल हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, अपॉन आपके पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना है, 90, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18। तो आपके पास मोल कितना आ गया, 5। उसके बाद आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए कि क्या कर क्या रहे हो आप, है ना। आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन करना है, 5H2O। ऑक्सीडेशन करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करना, अलग अलग कर दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, 10H प्लस, प्लस आपके पास क्या आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस आपके पास क्या आ गया, 5/2 O2। अब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो भी 1f की रिक्वायरमेंट है, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो भी कितने की रिक्वायरमेंट है, 1f की रिक्वायरमेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 5 मोल H2O। 5 मोल H2O 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, 10। मोल तो कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे, कुछ और दूसरा उपाय नहीं है आपके पास। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, किसी को अगर वो यहाँ ऐसे
थोड़ी टेंशन हो रही हो, तो अपन यूं कभी कर सकते थे कि H2O ले लिया, 2H प्लस ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और आपके पास सॉरी क्या आ गया 1/2 O2। अब अपन यूं देख सकते थे कि 1 मोल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है 2F2, तो 5 मोल के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी आपके पास 10F। एक लाइन का क्वेश्चन था, सबने आंसर दिया नहीं है ना। 5H2 है तो कितने इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी 10F की, और या आप क्या कर सकते हो 10 इंटू 96500 कूलम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 96500 कूलम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। How much amount of copper will be deposited on the electrode if 965 coulomb of electricity is passed in the solution. In the solution ना थोड़ा अलग हो गया क्वेश्चन उससे, कि आपको ये बताना है कि अगर अपन किसी कॉपर के सॉल्यूशन में 965 कूलम की इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, कितनी 965 कूलम की इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, तो कितने ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड। सबसे पहले अपने को रिएक्शन लिखनी है, जानना कि Cu+2 इलेक्ट्रॉन, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, इससे कॉपर का। Cu+2 इलेक्ट्रॉन उससे किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉपर का। कितने ग्राम कॉपर है ये आपके पास 63.5, उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको 2F, है ना। तो अपन ये लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर लैंग्वेज लिखेंगे कि 2 इंटू 96500 कूलम जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो तो आपके पास 63.5 ग्राम क्या डिपॉजिट होता है, कॉपर। 63.5 ग्राम क्या डिपॉजिट होता है, कॉपर। जब आप 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500। और अगर आप 965 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो तो क्या होगा, इधर 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई किससे करोगे 965, कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा ये 1000 टाइम। ये आपके पास कितना आ गया 31.75, अब 31.75 है अपॉन 1000 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3175, सॉरी 0.0 नहीं आएगा क्या, इसे 3 सॉरी 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 थोड़ा सा यहाँ पे 100 आएगा, 965 अपॉन 96500, तो यहाँ पे आपके पास 100 आ गया। इसको इससे डिवाइड करा तो 31.75 आ गया, अपना आंसर कितना आएगा 0.3175 ग्राम, ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ आ गया हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से, ये आंसर कैसे आया, जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए बच्चों। कितना आ गया 0.3175 ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड इफ यू पास 965 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, आगे कल और क्वेश्चंस करेंगे इस पे, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस, जिसमें अपन देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में,
मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बट कल पहले अपन क्या करेंगे कि और क्वालिटी लेके आएंगे क्वेश्चंस की, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और लेके आएंगे कि जिससे आपके इससे रिलेटेड हर एक टाइप के क्वेश्चन हो, यानी कि फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन से, उनमें डिफरेंट वैरायटी। और उसके बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।